अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इलिंगम डायग्राम क्या है, उसकी क्या एस्पेक्ट्स है, क्यों इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलिंगम का जब वर्ड आया था, इलिंगम एक साइंटिस्ट था जिसने ये प्रपोज की थी। उसने एक ग्राफ बनाया था। अब पहले हम इसका देख लेंगे कि इस यूज़ क्यों करते हैं। यह मिलता है गिव यू अ परफेक्ट आइडिया ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक परफेक्ट आइडिया देती है रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट का? हमें जब भी हम अर्थ में से निकालते हैं कोई भी मेटल, ये अर्थ है, इससे हम कोई भी मेटल निकालते हैं, वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। एक्सेप्ट लिख लें हम यहाँ पे, एक्सेप्ट गोल्ड। गोल्ड एक वाहिद मेटल है इस दुनिया में जिसके जो ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं होता। ये मेटल ऑक्साइड कोई भी मेटल हो सकता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। अब क्या करेंगे हम इसे मेटल प्लस ऑक्साइड में करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो हेल्प करेगा। ये तो कार्बन होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई एक मेटल होगा जिसको रिड्यूस करेगा। अब ज़मीन में से हम आयरन ऑक्साइड निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकाल रहे हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 मिलता है आपको। आपको आयरन मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो आपको क्या करना है? इनको रिड्यूस करके प्योर मेटल हासिल करना है। तो प्रॉब्लम ये कि क्या मैग्नीशियम के लिए वही हम रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम आयरन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जी नहीं। अगर क्यों रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत भी क्यों पड़ी? इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं देखते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन को अगर मैं रिएक्ट करता हूँ ऑक्सीजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी जो डेल जी है वो होती है -40। डेल जी क्या है अभी बताते हैं आपको सर, एक मिनट। उसके बाद क्या है, अगर हम आयरन को ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं Fe+ का हाफ होगा, कि ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में रहेगा, सिंगल O नहीं रहता। डेल जी इज इक्वल टू -60, पॉजिटिव का 60, ये पॉजिटिव का 60, ठीक है। ये डेल जी आ गया। अब मैं अगर इसका देखता हूँ, अगर मेरे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट लूँगा तो डेल जी इज पॉजिटिव, इट मीन्स रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल जी नेगेटिव है तो इसका अंदर स्पॉन्टेनियस है। अगर मैं इसको और इसको काट देता हूँ तो मैं क्या देखूंगा? सम करते हैं इसको, कार्बन प्लस का FeO प्लस का CO प्लस का Fe, मिल गया मुझे ऑक्साइड। और इसकी हम सम करते हैं 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 माइनस इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, इसके होगी माइनस का, सॉरी इसका जो हमने देखा था तो ये 100 है। प्रैक्टिकली याद रखिएगा, प्रैक्टिकल करके इसको फाइंड किया गया, प्रैक्टिकली लिखा है मैंने। ये 100 है, सॉरी माइनस का 100, तो ये क्या होगा? प्लस का 60, ये होगा माइनस का 40, यानी स्पॉन्टेनियस सेक्शन होगा। अब आप डेल जी क्या है हमें पता होना चाहिए। डेल जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी क्या कहती है? इट टेल अस वेदर द रिएक्शन इज और नॉट फिजिकल। ये बताती है कि रिएक्शन होगा नहीं होगा। जब भी कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है, क्यों प्रोसीड होता है कि वो प्रोडक्ट के साइड पे क्यों जाता है? जब भी डेल जी होता है, डेल जी की का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? डेल एच माइनस का टी डेल एस। ये एक बेसिक फार्मूला फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। और इलिंगम डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये यूज़ होती है मेटलर्जी इंडस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक के अंदर ही मेटलर्जी थे। और जो सिविल के स्टूडेंट्स आ गए उनको मेटल के बार जो पढ़ाए जाते हैं कि भाई कितना स्टील है, उनको लिंगम के बारे में बताया जाता है, थोड़ा बहुत बेसिक फिनोमेना। बट ये ज़रूरत पड़ती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडस्ट्री में, स्टील मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। तो हम ये देखते हैं कि डेल, तो इसका मतलब डेल जी जब नेगेटिव होगा, डेल जी जब नेगेटिव होगा रिएक्शन फिजिबल होगा। डेल जी जब पॉजिटिव होगा रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। और डेल जी जब जीरो हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब इन तीन सिनेरियोज को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इलिंगम डायग्राम अभी तक हम आए नहीं है। इलिंगम डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी? ये सब चीज़ें में बेसिक फिनोमेना जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम इलिंगम की तरफ नहीं बढ़ सकते। अगर हम देखें डेल जी नेगेटिव कैसे होगा,
यानी इंथैल्पी, ये डेल एच क्या है, इंथैल्पी, इंथैल्पी, इंथैल्पी हमारी क्या है, इंथैल्पी क्या, टोटल हीट ऑफ सिस्टम, टोटल हीट ऑफ सिस्टम, टोटल हीट ऑफ सिस्टम, टोटल हीट यानी सिस्टम की पूरी हीट। हमें पता है एच इज इक्वल टू यू प्लस का पी वी, हमें पता है यू क्या होते हैं, इंटरनल एनर्जी यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पी होगा प्रेशर आपका, वी होगा वॉल्यूम, इनका जब हम सम ले लेंगे तो हमारे पास इंथैल्पी जी। जब हमारा डेल एच नेगेटिव होगा, जब डेल एच हमारा नेगेटिव होगा तभी यहाँ पर फिजिबिलिटी बनेगी। अगर डेल एच हमारा नेगेटिव होगा यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने चाहिए, एक्सोथर्मिक यानी आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी यानी वो एग्जिट करे हीट, आपको हीट देने की जरूरत ना पड़े अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और ये डेल एस क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें, अब हमें पता होना चाहिए एनोट्रॉपी क्या है। एनोट्रॉपी हमें पता होती है डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस, गैसेस की डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होती है, गैसेस की ज़्यादा होती है यानी आप नेगेटिव होगी, ज़्यादा डिसऑर्डरनेस का मतलब नेगेटिव, और सॉलिड की लेस होगी टू गैसेस, और नहीं सॉरी गैसेस हो गया, लिक्विड होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा, क्यों लिक्विड की होगी, और उसके बाद सॉलिड, सॉलिड की क्या होगी, सॉलिड की एंट्रोपी जीरो होगी। क्यों, जो एंट्रोपी जीरो किसी की कोई भी बर्फ़ है उसको हमने फ्रीज किया, छोटे छोटे पार्टिकल से मूव कर रहे थे, गैस थी, उसको फ्रीज किया, पार्टिकल साइज कम हुआ, यह क्या होगा, फ्रीज होगा, यानी अब क्या रही, इनकी एनोट्रॉपी जीरो है। अब एब्सोल्यूट एनोट्रॉपी कब आएगी, एब्सोल्यूट एनोट्रॉपी आएगी जीरो डिग्री पर, 0 डिग्री पर या -273 केल्विन पर। ये एब्सोल्यूट एनोट्रॉपी यानी डिपेंड क्या कर रहा है, एनोट्रॉपी पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी ये पॉजिटिव है, एनोट्रॉपी। डिसऑर्डरनेस, अगर एनोट्रॉपी हमारी गैसेस है तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन फिजिबल होगा। अगर हमारी एनोट्रॉपी सॉलिड की है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। अगर हमारी एनोट्रॉपी लिक्विड की है तो फिर फिजिबल हो सकता है, पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस का टी डेल एस। अब क्या करें, अगर हमारा यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है यानी पॉजिटिव आ गया यहाँ पर और यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव बीच का साइन है। अब टी तो कुछ भी रख लें, फॉर एग्जाम्पल हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, डेल एस हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, डिसऑर्डरनेस, तो आपको पता है माइनस 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 क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। डेल जी जब पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस नहीं है रिएक्शन, इसके अंदर डिसऑर्डरनेस अगर हमारी नेगेटिव होगी, नेगेटिव का मतलब डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या है, यानी ये लिक्विड हो सकती है, लिक्विड डिसऑर्डरनेस हो सकती है, पर गैसेस नहीं होगी। अगर 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 मैं इसको यहाँ पर पॉजिटिव डिसऑर्डर यानी गैसेस स्टेट को ले लूँ, गैसेस स्टेट को ले लूँ और यहाँ पे पॉजिटिव हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, डेल एच हो, और ये माइनस का टी डेल एस हो, तो हमें देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या से माइनस नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, यानी माइनस का भी डेल जी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये क्या होगी कहानी ये आ गई कि भाई डेल जी नेगेटिव तब होगा जब डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगी। ये बात हमें याद रखना। अब बात करते हैं इलिंगम। इलिंगम में इनका क्या काम है सर, इलिंगम में अब हमें पता है कि डेल जी की कहानी क्यों है, डेल जी हमें चाहिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे देखें बैक साइड पे जाकर तो हमें डेल जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन फिजिबल होगा, डेल जी तब फिजिबल होगा जब हमारे पास एक परफेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब हम देखेंगे इलिंगम डायग्राम, दिखती है ऐसी है इलिंगम डायग्राम के कुछ इस तरीके की दिखती है। सर ये क्या चीज़ है, ये किस विला का नाम है, ख़तरनाक तरीन डायग्राम, खौफ हो रहा होगा थोड़ा सा पैदा हो रहा, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाले डायग्राम है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, एक स्केल दिया हुआ है। ये स्केल जो देख रहे हैं आप नेगेटिव का, ये डेल जी है, जो मैं आपको डेल जी भी नेगेटिव पढ़ा रहा था ना, वो डेल जी की जरूरत अब पड़ी कि डेल जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन फिजिबल है, डेल जी अगर पॉजिटिव तो रिएक्शन कभी फिजिबल नहीं होगा ना, रिएक्शन प्रोसीड होगा, वहीं पर होकर रहेगा, स्टक रहेगा। ये डेल जी देखें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक रिएक्शन है कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड की, एक लाइन है, ये चल रही है फर्स्ट वाली लाइन, ये आप देख रहे हैं कार्बन, उसके बाद दूसरा H2 रेशो, तीसरा स्केल, चौथा स्केल कौन सा इसके पास, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन,
और ये चौथा स्केल्स का 5वां स्केल, यानी 1 1 2 3, चौथा टेम्परेचर, 5वां यानी 5 स्केल्स है। अब इसको कहते क्या है, इस टाइप को कहते हैं, हम भी देखें नोमोग्राम। नोमोग्राम नोमोग्राम उस ग्राफ को कहते हैं जिसमें ग्रेटर देन 2 स्केल्स हो, यानी क्वांटिटी ऑफ स्केल्स 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा अगर इसके होंगे, यानी इसमें कितने डेल जी वर्सेस हमने क्या पढ़ा था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे डेल जी है, बट यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या देख रहे हैं हम, एक्स एक्सिस पर भी हमारे पास कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड H2O2 और H2O का रेशो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्या है सर, इनकी क्या जरूरत है? सबसे पहले हम इलिंगम डायग्राम को देखते हैं। हम इलिंगम डायग्राम को अगर नीचे से देखें तो हमारे पास एक आ रहा है कैल्शियम, कैल्शियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर ये लाइन जा रही है और यहाँ से ऊपर जा रही है डॉट डॉट। ये क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो ये डायग्राम जाकर यहाँ से ऊपर जा रही, यानी एक लाइन स्ट्रेट जाके ऊपर हो रही है। अब ये क्या है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जब भी सडन चेंज आए, यानी कोई भी लाइन जिसके अंदर सडन चेंज आए, यहाँ से ऐसे जा रही थी और सडनली ऊपर चले गए, यहाँ से जाती सडनली नीचे चले गए, यहाँ से जाते थे हल्का सा ऊपर गए फिर ऐसे हो गई, क्या प्रॉब्लम है? इसी के अंदर लिखा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट, M फॉर मेल्टिंग पॉइंट, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट, S फॉर सब्लिमेशन पॉइंट, T फॉर ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, एट विच बॉन्ड टूटता भी है बॉन्ड बनता भी है, ट्रांजिशन। सब्लिमेशन क्या होता है, गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड बन रहा होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपको होता है कि गैस को लिक्विड एवपोरेट होकर लिक्विड की बॉइलिंग होती है, और सॉलिड को क्या होता है, सॉलिड मेल्ट होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट लिखे, यानी इसका कोई सॉलिड था, यहाँ पे क्या लिखा बी, यानी ये कोई लिक्विड था, कैल्शियम का एक सॉल्यूशन क्या था, लिक्विड में था, अब यहाँ पे बॉयल हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट, यानी फेस चेंज हो गया, गैसेस फेज में चले गया। यहाँ पे एम लिखा था सॉलिड से मेल्ट हो गया, यानी देखें बी लिखा हुआ ऊपर जा रहा है फेस, अब यहाँ पे यहाँ पे क्रॉस लिखा मेल्टिंग पॉइंट, थोड़ा सा स्ट्रेट जाके थोड़ा सा बैंड हो रहा है, यानी मेल्टिंग, यानी सॉलिड का मेल्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म के अंदर चल गया। सडन चेंज कब हो गया, गैसेज में, क्योंकि जितने भी स्लोप्स हैं वो अपवर्ड क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कंडेंस फेज के अंदर जा रहे हैं, कंडेंस फेज के अंदर जा रहे हैं। और आखिरी जो उसका पॉइंट है, अब जो इन सब के अंदर है, एक्सेप्शंस देखते हैं, सब में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, पर जहाँ सडन चेंज आएगा इसका अंदर मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है। अब हमें देखना पड़ेगा 3-4 लाइनें से। अगर हम देखें तो कार्बन, पिंक कलर की लाइन में जो मैंने लिखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या चीज़ है सर, इसके बारे में अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें देखना है कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एक सॉलिड है, ये गैस फेज में चले गया, कार्बन इज अ सॉलिड, ऑक्सीजन इज अ गैस। अब सॉलिड गैस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, गैस, यानी 1 मोल से 1 मोल ही बन रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए सडन ये एक्सेप्शन है, इलिंगम डायग्राम के अंदर कुछ एक्सेप्शन चल रही हैं कि यानी ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। अब ये क्या है, तमाम लाइंस ऊपर जा रही है, ये नीचे क्यों जा रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, 2 CO2 बन रहा है, यानी 2 सॉलिड से 2 गैसेस बन रही हैं, सडनली चेंज हो गया, यानी इंक्रीज हो गई एंट्रोपी, पॉजिटिव की तरफ, ऊपर क्या हो रहा है, नेगेटिव, लेस नेगेटिव की तरफ, यानी एंट्रोपी कम होती जा रही है, सॉलिड फेज, कंडेंस सॉलिड फेज के अंदर जा रही है, ऊपर जितनी भी फेज जा रही है ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, एंट्रोपी कम होती जा रही है, ये सडन चेंज आ रहा है नीचे एंट्रोपी। यहाँ पे आप देख ले, कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, क्यों, ये ऊपर जा रही लाइन, क्योंकि क्या हो रहा है, 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी गैस से रिएक्ट कर रही है और एक गैस बन रही है, यानी कंडेंस फेज में आ रहा है, यानी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, और ये एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। अब आपको एक एक्सेप्शन बताता हूँ मैं, इसके क्या हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है, सडनली लाइन जा रही है। अब क्या है, इनके एक्सेप्शन क्या है, 1 मोल ऑफ O2 यूज होगा, तमाम इलिंगम डायग्राम के अंदर एक्सेप्शन है, ये तमाम इलिंगम डायग्राम के अंदर आप देख लें, ऑक्सीजन C प्लस का O2, FeO2, ये O2 या तो ये से लिखा होगा, O2 ही रहेगा, कुछ भी हो जाए 1 मोल ऑक्सीजन ही यूज होगा, और तमाम रिएक्शंस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ही होंगे, और तमाम रिएक्शंस क्या होंगे, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। तो सर ये बात तो समझ आ रही है कि इलिंगम डायग्राम से हम क्या करेंगे। अच्छा, इसमें एक लॉजिक है,
अब याद रखिएगा जो नीचे वाले मेटल्स हैं इनकी एबिलिटी क्या होगी, ऊपर वालों को रिड्यूस कर लेगी। नीचे वाले ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मैं देखूँ कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा इसकी ग्रेटर वो है, एंड इसकी क्या है डेल जी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो 250 के करीब है इसकी, ये 300 कुछ है। तो इसके ऊपर वाली की अगर देखें तो ये 250 के करीब है। 250 और 300 के दरमियान अगर देखें तो कौन बड़ा है, ये जिसकी नेगेटिव ज़्यादा होगी उसकी कम। अच्छा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज डेल जी लेस नेगेटिव। एक्सेप्शन चल रही है सारी, एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शंस हैं, ये लिंगम डायग्राम में एक्सेप्शंस लिए। ग्राफ किसके बारे में, डेल जी वर्सेस टेम्परेचर के दरमियान है, या डेल जी वर्सेस टेम्परेचर के दरमियान है, डेल जी वर्सेस टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ ड्रॉ होता है इसकी। अब क्या करते हैं हम, अब थोड़ी सी एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज़ हो रहा है, डेल जी वर्सेस टेम्परेचर। तो सर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पार्शियल प्रेशर क्या है। पार्शियल प्रेशर ये होता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेज है, आपका एक वो क्या है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, ये होता है फर्नेस। फर्नेस में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, और आपका ऑक्सीजन भी होगा। तो इसलिए ये बहुत सारी गैसेस होने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम पार्शियल प्रेशर को काउंट करते हैं। फर्नेस के अंदर गैसेस होती हैं तो सिर्फ हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को ही लेंगे इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की एक लेंगे। अब कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बात हो रही है सर यहाँ पे, क्योंकि कार्बन भी एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के रेशियो को भी फॉलो करेंगे। H2O2 क्यों लेंगे सर, H2O2 टू H2 हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसलिए लेंगे क्योंकि फर्नेस के अंदर स्टीम्स भी होंगी बहुत सारी, तो वाटर भी एवापोरेट होगा, तो इससे इसको भी हम अपने मद्देनज़र रखेंगे। अच्छा जब हम यहाँ पे ये लिंगम डायग्राम ना आपने देखा होगा थोड़ा सा, यहाँ पे किसके बना PO2, यहाँ पे डेल जी है, यहाँ पे T है, तो हमें कैसे PO2 क्यों क्या ज़रूरत है सर इसकी। हम यहाँ पे मिसाल हमारे पास 100 केल्विन पे, यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे 100 केल्विन पर, 10 केल्विन यानी 100 केल्विन पर, और यहाँ पर माइनस का 20 डेल जी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल जी तक यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक स्केल क्या था OH और C, O वाली लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे इसको कट करते हुए यहाँ पे लेंगे, जो यहाँ पर एक टाइम यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर वो इक्विलिब्रियम प्रेशर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम से तो क्या है, मेटल विल बी रिड्यूस ईजली होगा। अगर इक्विलिब्रियम प्रेशर से कम होगा तो मेटल रिड्यूस नहीं होगा। अब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत 19-20 में प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, H2 टू H2O2 रेशो और कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड और इसके एक्सेप्शंस, ये आप देख लें हमने जहाँ से यहाँ से स्टार्ट किया था, सब बेसिक कॉन्सेप्ट बताया इस वीडियो के अंदर। असल कॉन्सेप्ट के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा जिसके अंदर हम लिंगम डायग्राम का आखिरी निचोड़ उसके बैकबोन को पकड़ लेंगे, और इंशाल्लाह आप लिंगम डायग्राम के अंदर इस ख्वाबज़दा डायग्राम के अंदर उम्मीद करता हूँ 50% आपको पता चल चुका होगा, 50% नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।